हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी फोरम में। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में SBTE के द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पहले ग्रुप ए के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ग्रुप ए क्या होता है? आपका क्वेश्चन जो है दो ग्रुप में बटा होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ग्रुप ए में आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और ग्रुप बी में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है आपका 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये 2019 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आंसर ऑल 20 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप ए, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, और ग्रुप बी में देखिए, ग्रुप बी में हमारा जो होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 4 अंक का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रुप सी में जो होता है आपका वो क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है। क्लियर है? तो हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, दैट मीन्स ग्रुप ए के 20 क्वेश्चंस को अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट्स टू बॉडीज इन मोशन विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा काइनेमेटिक्स। देखिए मैकेनिक्स को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं क्या, स्टैटिक्स, और दूसरा देखते हैं हम लोग डायनेमिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स किसको कहते हैं? स्टैटिक्स में हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो क्या हो, रेस्ट में हो। ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो रेस्ट में हो, बॉडीज एट रेस्ट। और डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं बॉडीज इन मोशन। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोग डायनेमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स में कहते हैं हम लोग, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग द काउज बिहाइंड मोशन। मतलब इसमें हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन में हो, लेकिन मोशन का क्या काउज है, मोशन किस कारण से हो रहा है, उसके कारणों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, विदाउट कंसिडरिंग द काउज, विदाउट कंसिडरिंग द काउज बिहाइंड मोशन। ठीक है, मतलब किस कारण से मोशन हो रहा है, किस फोर्स के कारण मोशन हो रहा है, इस सभी चीज़ों को हम लोग इसमें नहीं देखते हैं, सिर्फ हम लोग मोशन को पढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक्स में हम लोग कंसीडर करते हैं विथ कंसिडरिंग द काउज ऑफ मोशन। ठीक है, क्लियर है? तो आपको अब समझ में आ गया होगा। मैकेनिक्स को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो रेस्ट में हो। डायनेमिक्स में हम ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन में हो। डायनेमिक्स को फिर हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं, काइनेटिक्स में ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन में हो, लेकिन मोशन के कारणों के बारे में हम इस ब्रांच में नहीं पढ़ते हैं। जबकि काइनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं जो मोशन में हो और साथ ही साथ मोशन किस फोर्स के कारण हुआ है, मोशन क्यों हो रहा है, यानी इन सभी कारणों के साथ हम जब ऐसे ऑब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं जो मोशन में हो तो उसको हम लोग काइनेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपका। पहला का आंसर हो जाएगा ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट्स टू बॉडीज इन मोशन विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स इज कॉल्ड काइनेटिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है ऐसा क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ क्या हो, डेफिनिट डायरेक्शन हो। ठीक है, ऐसा क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डेफिनिट डायरेक्शन हो उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और ये जो है हमेशा किसको फॉलो करता है, फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। जो भी वेक्टर्स होते हैं, यदि आपसे पूछे कि वेक्टर क्या होता है तो हम लोग बोलेंगे ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज
definite direction is known as vector quantities. Vector quantities also follows triangle law of vector addition. Vector quantities also follows triangle law of addition. क्लियर है? तो इसको आप लोग ऐसे लिखते हैं, जब रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप लोग निकालते हैं तो लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है? और डायरेक्शन जब निकालना होता है तो क्या करते हैं आप लोग? डायरेक्शन के लिए आप लोग लिखते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी साइन अल्फा। मान लीजिए एंगल यदि दो वेक्टर के बीच का है a प्लस बी कॉस अल्फा। इस तरीके से आप लोग एंगल निकालते हैं। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या है? रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ? रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ? किसी भी वेक्टर के साथ। ठीक है, रिजल्टेंट और एक वेक्टर के बीच का एंगल होता है ये थीटा, और ये जो है अल्फा दो वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मास हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वर्क भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए आप पूछेंगे आप वर्क क्यों नहीं है? क्योंकि वर्क जो होता है स्केलर प्रोडक्ट होता है, एफ डॉट एस लिखते हैं, फोर्स को वर्क को लिखते हैं एफ डॉट एस। ऑल्दो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी वर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। वर्क जो होता है एफ डॉट एस होता है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हम लोग को फोर्स देता है, और इसको आप लोग लिखेंगे तो ये होता है एफ एस कॉस थीटा। इसके कारण से ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। डैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी कौन सा हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ फोर्स। ये तीनों कौन सा है? ये तीनों हमारा जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। ऐसा यूनिट ऑफ मास, मास का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? पाउंड नहीं होगा, किलोग्राम हो जाएगा हमारा, ग्राम भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए तीन यूनिट होता है हमारा, CGS, FPS और SI यूनिट। ठीक है, तो CGS का मतलब होता है, देखिए C मतलब सेंटीमीटर, ठीक है, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। ठीक है, तो जहाँ भी आपको ग्राम दिखाई दे और वो पूछे कि किस यूनिट में है, तो आप कह सकते हैं कि वो CGS यूनिट में है। ठीक है, पूछे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर किस यूनिट में है? तो सेंटीमीटर CGS यूनिट में है। अब आ जाइए FPS में। F होता है फुट, P होता है पाउंड और S होता है सेकेंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पाउंड यहाँ पे आंसर में था, तो पाउंड पूछा जाए कि पाउंड कौन सा, मास का जो है पाउंड कौन सा यूनिट है, तो पाउंड हमारा कौन सा यूनिट हो जाएगा? FPS यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कपल मोमेंट इज विच वेक्टर? बाउंड वेक्टर, फ्री वेक्टर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका हो जाएगा आंसर फ्री वेक्टर। क्यों? कपल मोमेंट फ्री वेक्टर है। कपल जो होता है वो दो एंटी पैरेलल फोर्स जब रहेंगे तो वो कपल का निर्माण करते हैं। दो एंटी पैरेलल फोर्स रहेंगे तो वो कपल का निर्माण करते हैं। टू एंटी पैरेलल, टू इक्वल, ठीक है, एंड एंटी पैरेलल फोर्सेस, एंटी पैरेलल फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट क्या? कपल। ठीक है, दो इक्वल एंड एंटी पैरेलल फोर्स जो है वो कपल का निर्माण करते हैं। टू इक्वल एंड एंटी पैरेलल फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट कपल। तो ये देखिए, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए वेक्टर, ये मान ले ये भी ए वेक्टर है। ठीक है, दोनों सेम वेक्टर है, बस डायरेक्शन अलग है। तो कपल यदि बोले निकालने के लिए, तो कपल कैसे निकालते हैं? कपल जैसे ही बोले आपका निकालने के लिए, इसके बीच सपोज कीजिए d डिस्टेंस है, तो कपल कितना हो जाएगा इस फोर्स का? मोमेंट ऑफ कपल, ये कपल सिस्टम का निर्माण करेगा। और मोमेंट पूछेगा कपल का कितना हो जाएगा, तो हमारा फोर्स जितना लग रहा है A और इसके बीच की जितनी दूरी हो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A इंटू डी यानी AD हमारा हो जाएगा कपल का मोमेंट। अब ये पूछ रहा है कौन सा वेक्टर होता है, तो ये फ्री वेक्टर होता है। क्यों ये फ्री वेक्टर होता है? देखिए, तो आप इसके बीच में सपोज कीजिए आपके पास ऐसा था ये दो वेक्टर, और आपको
या तो आप इस पॉइंट के अबाउट पे निकालेंगे या इस पॉइंट के अबाउट या फिर इस पॉइंट के अबाउट, इसके बीच में आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो आपको मोमेंट जो है सेम आएगा, एडी ही मोमेंट आएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये किसी इसके बीच का कोई भी पॉइंट ले तो हमें इसका मोमेंट सेम निकलेगा, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग ये जो है हमारा फ्री वेक्टर है। नेक्स्ट चलिए, ए बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर अ नॉर्मल लोड इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। ऐसा बॉडी जो डिफॉर्म नहीं करे हम जब उस पर लोड लगाए तो वैसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिस पे हम यदि फोर्स लगाएं और वो डिफॉर्म कर जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लास्टिक बॉडी कहेंगे। ठीक है, जैसे आप देखते हैं रबड़ वगैरह लीजिए, रबड़ मान लीजिए जो आप रबड़ पेज पे पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने के लिए करते हैं, वो इस शेप का सपोज कीजिए है, उस पर जब आप फोर्स लगाएंगे, जब आप फोर्स सपोज कीजिए कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, इसका शेप कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, कंप्रेस हो जाएगा। तो इस ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, अब सपोज कीजिए ब्रिक आप लेते हैं, ब्रिक। ठीक है, ब्रिक आपने देखा होगा जिससे हम लोग, जिसका इस्तेमाल हम लोग घर बनाने में करते हैं। तो ब्रिक पे आप यदि कंप्रेसिव फोर्स लगाएं, नॉर्मल लोड लगाएं तो क्या इसमें डिफॉर्मेशन आता है, जनरली नहीं आता है। तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि ये रिजिड बॉडी हो जाएगा, रिजिड बॉडी हो जाएगा क्या, ब्रिक। ठीक है, ऑल्दो इस पर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, एक लिमिट तक ये डिफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये भी डिफॉर्म कर जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर अ नॉर्मल लोड इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स P एट राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शन विल बी, क्या होगा इसका आंसर। देखिए अब कोई फोर्स हमारे पास P है, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स P एट राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शन। अब ये इस डायरेक्शन में हमने कोई फोर्स लगाया, अब बोल रहा है कि इसके राइट एंगल पे इसका कंपोनेंट क्या होगा। ये देखिए इसका राइट एंगल ये आ गया। ठीक है, तो हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं, तो देखिए कैसे कंपोनेंट निकालते थे। सपोज कीजिए ये हमारा फोर्स है और ये थीटा है, और ये हमारा फोर्स सपोज कीजिए आप यही फोर्स P हो गया। तो इस डायरेक्शन में क्या होता था कंपोनेंट हमारा P cos थीटा, और जिधर एंगल नहीं है उस डायरेक्शन में होता था P sin थीटा। तो सपोज कीजिए यहाँ पे ये थीटा है, अब आपका इस फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, मतलब 90, यानी ये एंगल थीटा कितना है 90। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, P cos 90। तो P cos 90 जब आप करेंगे तो cos 90 का मान कितना होता है 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, कंपोनेंट कितना मिल जाएगा 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ फोर्स P एट राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शन विल बी 0। ठीक है, क्योंकि जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ cos लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए थीटा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसलिए हमने P cos थीटा, P cos 90 यूज़ किया है। तो P cos 90 का मान होता है 0, तो P इंटू 0 इक्वल टू 0, डेट मीन्स आंसर हमारा हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट पॉसिबल एट हिंज सपोर्ट फॉर अ जनरल लोडिंग। हिंज सपोर्ट कैसा होता है, देखिए ऐसा, ये सपोज कीजिए है और यहाँ पे हिंज लगा होगा। डेट मीन्स सपोज कीजिए आप घर में कांटी कील का इस्तेमाल करते हैं आप, तो जैसे ही आप इसमें कील लगाएंगे तो इस पर कितना सपोर्ट प्रोड्यूस होगा। जैसे ही कील लगाएंगे तो आप इसको ना इस डायरेक्शन में खींच सकते हैं ना इसको इस डायरेक्शन में खींच सकते हैं, मतलब ना तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है और ना ही वर्टिकली मूव कर सकता है, ना तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है और ना ही वर्टिकली मूव कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्या ये रोटेट कर सकता है क्या, बिल्कुल ये रोटेट कर सकता है हिंज के अबाउट। किसी भी डायरेक्शन में हम ऐसे रोटेट कराएं चाहे फिर हम ऐसे रोटेट कराएं, रोटेट कर सकता है। डेट मीन्स यहाँ पे मोमेंट हमारा 0 होगा। ठीक, लेकिन बोल रहा है यहाँ पे रिएक्शन कितना होगा, तो मोमेंट तो हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन दो चीज़ जरूर मिलेगा। क्या, तो हम इसको ना तो इस डायरेक्शन में ड्रॉप खींच सकते हैं ना ही इस डायरेक्शन में खींच सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये इस दोनों डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन प्रोवाइड करा रहा है। तो यदि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखिए ऐसा होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो हम कह सकते हैं कि हिंज सपोर्ट जहाँ भी होगा वहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, 2। एक क्या हो जाएगा, सपोज कि यदि ये ए पॉइंट होता तो हम कह सकते थे कि RAH हो जाता, RAV रिएक्शन एट सपोर्ट ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, रिएक्शन सपोर्ट ए एट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। RH मीन्स रिएक्शन एट सपोर्ट ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, RAV मतलब रिएक्शन एट सपोर्ट ए इन वर्टिकल डायरेक्शन। लेकिन मोमेंट यहाँ पे 0 होता। यदि मोमेंट 0 नहीं होता, मोमेंट यहाँ पे 0 होता,
ठीक है। मोमेंट यहाँ पे 0 होता है हमारा, मोमेंट यहाँ पे 0 है। यदि मोमेंट 0 नहीं होता तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे टोटल रिएक्शन सपोर्ट कितना हो जाता, 3, ठीक है। वो किस केस में होगा, फिक्स्ड बीम के केस में हमारा जो होता है नंबर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाता है, वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। द नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट पॉसिबल एट हिंज सपोर्ट फॉर अ जनरल लोडिंग इज 2, ठीक है। अब देखिए फिक्स्ड बीम का हम केस लेते हैं, फिक्स्ड बीम का केस लेते हैं हम लोग, इसका हो जाएगा 2। अब सपोज कीजिए हम लोग फिक्स्ड बीम का केस लेते हैं। फिक्स्ड बीम में देखिए कितने रिएक्शन आ जाएंगे। ये फिक्स्ड बीम ऐसा होता है, एक तरफ से फिक्स रहेगा हमारा इसमें, यहाँ पे इसको आप कैंटिलीवर भी मान सकते हैं, एक तरफ से फिक्स है, कैंटिलीवर में भी एक तरफ से फिक्स होता है। अब यहाँ पे कितना रिएक्शन होगा ये हमको देखना है। तो यहाँ पे देखिए जब आप ऊपर से फोर्स लगाएंगे, ठीक, तो जब ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो ये इक्विलिब्रियम में रहता है। इसका मतलब क्या कि फिक्स्ड बीम जो है हमारा, यहाँ पे जो फिक्स सपोर्ट है वो एक नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। दूसरा, आप इस बीम को इस डायरेक्शन में आप नहीं खींच सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है। इसका मतलब क्या है कि ये इस बीम को अपने तरफ खींच रहा होगा। यदि इस बीम को हम लोग दाहिने तरफ खींचेंगे तो ये खींचेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये बीम एक बाएं तरफ एक लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ से हमें कितना रिएक्शन मिल गया, 2। और दूसरी चीज़, यहाँ पे बीम एक मोमेंट भी प्रोवाइड करेगा, एक मोमेंट भी प्रोवाइड करेगा। जैसे ये क्या करेगा, बीम को ऐसे मोड़ने की कोशिश करेगा तो बीम यहाँ पे मुड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या, एक उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मोमेंट भी आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक RA भी हो जाएगा, RAH हो जाएगा और मोमेंट भी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फॉर फिक्स सपोर्ट, फॉर फिक्स सपोर्ट नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कितना, 3, ठीक। अब कोई पूछे फॉर हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट अभी आपने देखा हिंज सपोर्ट के लिए कितना होता है, हिंज सपोर्ट के लिए 2 हो जाएगा, RAV और RAH। तो हिंज सपोर्ट के लिए हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिएक्शन कितना, नंबर ऑफ रिएक्शन 2। इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है रोलर सपोर्ट के लिए। तो चलिए रोलर सपोर्ट के लिए हम लोग देखते हैं कितना होगा। रोलर सपोर्ट के लिए हम लोग देखते हैं, देखिए रोलर सपोर्ट कैसा होगा, देखिए रोलर सपोर्ट कैसा होगा, ऐसा होगा। देखिए यहाँ पे रोलर लगा होगा इस पे, ठीक है, ये रोलर लगा होगा, ठीक है, और इससे बीम हमारा अटैच होगा। तो देखिए रोलर सपोर्ट क्या होगा, जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे इंक्लाइंड, ऐसा वाला फोर्स लगाएंगे सपोज कीजिए, तो इसका 2 कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ठीक। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको हमारा रोलर का जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा करके बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे RAV। अब देखिए दूसरा, हम ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, तो जैसे ही हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो रोलर क्या रोक पाएगा, रोलर पे जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो रोलर मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में रोलर हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा पाएगा, ये नहीं लगा पाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब तो हम कह सकते हैं कि रोलर पे और यहाँ पे इसके अबाउट, चूँकि ये मूव भी कर सकता है, तो रोलर पे हम कह सकते हैं कि रोलर पे कह सकते हैं कि रिएक्शन कितना हो जाएगा, रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन हम बोल सकते हैं फिलहाल 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, यदि ये रोलर है और फिक्स्ड है तो यहाँ पे मोमेंट भी नहीं होगा, यहाँ पे घूम भी नहीं सकते इसको। यदि घूम नहीं सकता, यदि घूमेगा नहीं तब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2। लेकिन मोमेंट यदि यहाँ पे कुछ है तो 2 हो जाएगा, और मोमेंट यदि 0 हो जाएगा तब उस केस में हम कहेंगे कि नंबर ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। मोमेंट कुछ होगा, मोमेंट सपोज कीजिए कुछ है, मोमेंट नहीं है तब रिएक्शन 0। यदि मोमेंट यहाँ पे 0 है तब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्शन 1। मोमेंट 0 नहीं है तब नंबर ऑफ रिएक्शन हमारा 1 बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 2। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द बीम विच इज हिंज्ड एट वन एंड एंड रोलर एट अदर एंड इज नोन एज सिंपली सपोर्टेड।
देखिए ऐसा है, ये हिंज्ड है और एक रोलर है यहाँ पे लगा हुआ, तो ऐसे बीम को हम लोग सिंपली सपोर्टेड कह सकते हैं, ठीक है। या दोनों एंड पे ये सिंपली सपोर्टेड हो, हिंज ही हो सपोज कीजिए दोनों एंड पे, तो इसको भी हम लोग कहेंगे सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हमेशा जब भी आप देखेंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो ग्रेटर होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन के, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा ग्रेटर होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। नेक्स्ट देखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर, एरिया, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है हमारा नेचर पे डिपेंड करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस का रफनेस जितना ज़्यादा होगा उतना ही फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। सरफेस जितना स्मूथ होगा उतना ही फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम इट्स बेस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। देखिए ऐसा यदि आपको सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक, इसके बाद सिमेट्रिक होगा। और आपको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। और पूछा जाए यहाँ बेस से कितना दूरी पे होगा, तो सपोज कीजिए यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और इसकी दूरी हो जाएगी 4r/3 पाई, जहाँ पे r रेडियस है, ठीक है। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हेमिस्फीयर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल रेडियस r। तो इसका आंसर हो जाएगा 3r/8। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फीयर कहाँ पे होगा, 3r/8 डिस्टेंस कहाँ से, बेस से, ठीक है। यदि ये तो चूंकि 2D फिगर है, हेमिस्फीयर आपका 3D फिगर हो जाएगा, तो उसमें आपको देखा जाए तो 3r/8 पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्राइंगल लाइज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीडियंस। किसी भी ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई करता है। नेक्स्ट, द पैरेलल फोर्सेस 75 and 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड हैव अ रिजल्टेंट ऑफ 25 न्यूटन, देन टू फोर्सेस आर कंकरेंट फोर्सेस लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड लाइक पैरेलल फोर्सेस। देखिए दो फोर्स है, एक है 75 न्यूटन का और एक है 50 न्यूटन का। सपोज कीजिए ओरिजिन है हमारा, ये 75 न्यूटन है और ये 50 न्यूटन है। देखिए इसी केस में हमारा जो है ये 50 इधर 50 को कैंसिल कर देगा और हमारा 25 न्यूटन फोर्स रिजल्टेंट के रूप में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होगा। और लाइक यदि होता तो देखिए ये 50 है और ये 75, लाइक में मतलब एक ही डायरेक्शन में होता, तो उस केस में हमारा हो जाता 50 + 75 और ये आ जाता 125। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा आर रिलेटेड एज। हमने देखा है लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, म्यू इक्वल टू होता है tan थीटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू होता है tan ऑफ थीटा, ठीक है। जहाँ थीटा क्या होता है, थीटा हमेशा रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। सपोज कीजिए यदि फ्रिक्शन फोर्स है और ये यदि नॉर्मल है, तो ये हमारा जो इस दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा ये r हो जाएगा। तो रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और इसी से हमारा निकलता है म्यू इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट, अ मशीन इज सेड टू बी रिवर्सिबल व्हेन इट्स एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन 50%। अ मशीन इज सेड टू बी रिवर्सिबल व्हेन इट्स एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन 50%। मशीन को भी मशीन जो है आपका रिवर्सिबल होगा जब उसका एफिशिएंसी ग्रेटर देन 50% होगा। ये है रिवर्सिबल के लिए, ठीक है। इरिवर्सिबल होगा जब उसका एफिशिएंसी लेस देन 50% होगा, इसको हम लोग कहेंगे इरिवर्सिबल। और इसी का दूसरा नाम हम लोग कहते हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, वेलोसिटी रेशियो ऑफ थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली हैविंग 3 पुल्ली इज। देखिए जहाँ थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली हो उसके लिए वेलोसिटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है 2n-1, जहाँ पे n क्या है, n बराबर है नंबर ऑफ पुल्ली, ठीक है।
तो यहाँ से 2 टू द पावर 3, यहाँ पे कितना पुल्ली दिया हुआ है 3 पुल्ली, तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 3 को आप करेंगे तो 8 माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 7। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मशीन इज सेड टू बी आइडियल इफ इट्स एफिशिएंसी इज 100%। कोई भी मशीन आइडियल तब होगा जब इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 100% होगा। ठीक है, मतलब जितना इनपुट आप देंगे उतना ही आउटपुट मिले, तब हमारा मशीन जो होगा वो आइडियल होगा, और उस केस में हमारा एफिशिएंसी 100% होगा। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं आप, थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली के लिए आपको वेलोसिटी रेशियो पूछे तो 2 टू द पावर n-1, उसी तरीके से आपसे पूछ सकता है फर्स्ट और सेकंड सिस्टम ऑफ पुल्ली के लिए। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होगा। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली, जब आपसे पूछे फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली हो, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली हो, तो इसके लिए वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो 2 टू द पावर n होता है, जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ पुल्ली। ठीक है, यदि आपके पास सेकेंड सिस्टम ऑफ पुल्ली होता, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुल्ली होता और पूछता वेलोसिटी रेशियो, तो वहाँ पे वेलोसिटी रेशियो होता है n। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली के लिए आपने देखा अभी, थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली होता तो वेलोसिटी रेशियो हो जाता 2 टू द पावर n-1। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, स्क्रू जैक इज यूज्ड फॉर। स्क्रू जैक को यूज हम लोग क्यों करते हैं? हैवी लोड को लिफ्ट करने में, हैवी लोड को लिफ्ट करने में, तो लिफ्ट अ हैवी लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोर्ट अ बीम में भी, सपोर्ट अ बीम आपका फिक्स भी हो सकता है, हिंज भी हो सकता है, रोलर भी हो सकता है, तो कह सकते हैं इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। सपोर्ट ऑफ बीम में भी फिक्स्ड, हिंज और रोलर तीनों हो सकता है, तो चौथा आंसर हमारा दिया हुआ ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब कि हमारा सपोर्ट ऑफ बीम हिंज, फिक्स्ड, हिंज, रोलर, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाए।